अब बारी है आज की खास चर्चा की। और आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कहां लेवल को लेकर जा रही है कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल में भी ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, जेब कतरा, पनौती, नीच, चोर, ऐसी भद्दी भाषा राहुल गांधी के सोशल मीडिया कैंपेन का बड़ा एजेंडा लग रहा है, क्योंकि बार बार इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की इस बदजुबानी से कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान ही हुआ है। तो चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर पनौती, जेब कतरे जैसी भद्दी टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए राहुल गांधी से 25 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। और इस नोटिस में बीजेपी की ओर से की गई शिकायत का जिक्र है। राहुल गांधी इस तरह के बयान देने के आदी हो गए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सेहत पर तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पार्टी को तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप जरा पीछे जाएं, 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए, राहुल गांधी ने नारा उछाला, चौकीदार चोर है। सोशल मीडिया पर तो खूब ट्रेंड किया, लेकिन कांग्रेस तो बुरी तरह फिर से पराजित हुई थी 2019 में। राहुल गांधी ने पीएम के लिए जेब कतरा शब्द का भी इस्तेमाल किया और लोगों को बड़ी बारीकी से समझा रहे थे कि लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों को बांट दिए गए। यह महज एक गलती नहीं है, क्योंकि गलती एक बार होती है। राहुल गांधी के इस तरह के बेतुके बयानों की तो लंबी सी फहरिस्त है। तो जानकार मानते हैं कि ऐसे बयान लोगों के बीच उन्हें अपरिपक्व ही साबित करते हैं। इस तरह के बयान जो कहते हैं वो कि आप जो भी खरीदते हो वो पैसा अडानी के पॉकेट में जाता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल के बयान का समर्थन करने आगे आ जाते हैं, तो दूसरे वरिष्ठ नेता भी इसे सही ठहराने के लिए तर्क देते ही रहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि पिछले 20 वर्षों में भद्दी भाषा और बेतुके बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कितना भारी नुकसान उठाया है। 2017 में भी मणिशंकर अय्यर के बयान को जरा याद कीजिए। नीच शब्द बोला था और गुजरात से कांग्रेस को चलता कर दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का जवाब जनता देती है। सोनिया गांधी का बयान मौत का सौदागर, गुजरात अस्मिता का बड़ा मुद्दा बन गया था। ये बात 2007 की है। तो गालियों की इस लंबी फहरिस्त को लेकर पीएम मोदी जनता के बीच चले जाते हैं और कहते हैं कि इन कंकड़ों को तो जोड़कर हम देश के लिए महल बनाते हैं। तो जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के इन भद्दे और बेतुके बयान से जनता को तो कुछ नहीं मिलता, और भला मिल भी क्या सकता है, लेकिन ये संदेश लोगों के बीच जरूर चला जाता है कि पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस के पास शायद कोई तर्क नहीं है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और यह भी बात है कि जो विकास का दावा है पीएम मोदी का, बीजेपी का, उनको आप सबूत के साथ जरूर झुठला सकते हैं, लेकिन ऐसे आप शब्दों के जरिए तो बिल्कुल ही नहीं झुठला पाएंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी ने अडानी की जेब में पैसा डाला। सुनिए। आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अडानी की जेब में। जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अडानी की जेब में। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के इन भद्दे बेतुके बयान से जनता को तो कुछ नहीं मिलता है। कांग्रेस जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटकर अंग्रेजों की तरह सत्ता हथियाने के हर तरह के प्रयास करती है। कभी मोदी जी को घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग करके केवल एक व्यक्ति ने, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उस तरह की टिप्पणी करना अपने आप में एक आपत्तिजनक बात है। लेकिन जितनी बार इन्होंने मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाला, उतने ही निखर कर मोदी जी बाहर आए, उतना ही जनता का और समर्थन मिला है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका समर्थन किया जाता है, बल्कि अन्य नेता भी कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। साथ में अमित गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता,
और एडवोकेट महिमा सिंह जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अमित जी, महिमा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं इस चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा मामला हम देख रहे हैं कि जब कभी भी राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं तो उस पर काफ़ी चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से सिलसिला चल पड़ता है कि हाँ, इसे सही ठहराया जाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है और कई बार उनके खिलाफ चुनाव आयोग हो, अदालत हो, वहाँ पर भी मामला चला जाता है। ऐसे में कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक तरह का बूमरैंग ही उछालते हैं राहुल गांधी, जो कि वापस उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर आकर के पड़ जाता है। लालजी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, तो ये बात तो कांग्रेस के नेतृत्व को और कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझ में आई होगी कि इस अभद्र भाषा और बेतुके बयान का इस देश की जनता के बीच में क्या असर है और किस तरह से जनता रिएक्ट करती है। उन्होंने एक बार नहीं, पिछले लगातार आपने देखा कि चुनाव में इन सब चीज़ों का नतीजा उनके सामने में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कल इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को एक नोटिस थमाया है उनके बेतुके बयान और अभद्र टिप्पणी को लेके जी। तो ये राहुल गांधी को और कांग्रेस नेतृत्व को पता है कि इलेक्शन कमीशन की लिमिट है और इलेक्शन कमीशन के लिमिट नोटिस देने के बाद शायद उनके सेहत पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। लेकिन जनता की सेहत पे इसका फर्क पड़ता है, उसको किस तरह से रिसिप्रोकेट करता है, उसने अपने अलग अलग चुनावों में देखा है। इन सारे बयानों का मतलब और इन बयानों के टिप्पणी को लेके जनता ने किस तरह से रिएक्ट किया है, ये आपने 2007 से देखा, 2014 में देखा है जब मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला का बेटा को प्रधानमंत्री का ये जब बीजेपी ने उनको एक नॉमिनेट किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, तो पहला रिएक्शन मणिशंकर अय्यर का आया है, आपको याद होगा। तो चाय वाला का बेटा से उन्होंने क्या, चाय वाला उन्होंने ही इसको एक पॉपुलर बनाया था। लेकिन इस सवाल ये है कि राहुल गांधी जब इस चीज़ को करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और मुझे लगता है कि स्टार प्रचारकों में कांग्रेस में सबसे ज़्यादा मांग राहुल गांधी की ही होती है। तो राहुल गांधी की अगर बड़ी मांग है कांग्रेस के जनसभाओं में, कांग्रेस की बातों में, तो वो भी इसी के लिए जाने जाते हैं कि राहुल गांधी इसी तरह की बात करेंगे कि आपका जो मार्केट में आप चाहे ढाबे के दुकान पे जाएं, चाहे आप मॉल में जाएं, चाहे सिनेमा देखें, आपका हर एक पैसा अडानी के जेब में जाता है। अच्छा। इसका क्या तर्क हो सकता है, ये राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं। जब वो कहते हैं कि 7 लाख करोड़ रुपया देश का है, बैंक का है, वो कुछ उद्योगपतियों के बीच में बांट दिया गया, तो शायद लोगों को भी इसका पता नहीं होता है कि कौन सा पैसा था जो उद्योगपतियों को बांट दिया गया। और ये इस तरह की जब ये बात कहते हैं तो इसमें एक लॉजिक के बदलाए वो सोशल मीडिया पे उसका ट्रेंडिंग करते हैं जी। और कांग्रेस पार्टी के साथ जैसा कि आप अब कह रहे थे कि अगर जिस तरह से बात उन्होंने की है, जो अभद्र टिप्पणी की है, अगर उस अभद्र टिप्पणी का जवाब देते हुए अगर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष को जब पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे, तो उनका जवाब था कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि पूरे के पूरे आला कमान से लेके और कांग्रेस पार्टी में राहुल के बोले गए एक भी टिप्पणी को, एक भी अभद्र भाषा को, एक भी बेतुके बयान को कोई काउंटर करने वाला नहीं है। राहुल गांधी चाहे जो भी बोल गए वो कांग्रेस के लिए एक सूत्र हो जाता है, एक ब्रह्मवाक्य हो जाता है, और उसका सब लोग बचाव करते हुए नजर आते हैं। महिमा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिमा जी भी शायद ज़रूर बचाव ही करेंगी। अमित जी आपके पास बाद में आऊँगा। महिमा जी ये बताइए, क्या मिलता है 2007 से लेकर के एक लंबा सिलसिला है, मौत के सौदागर से लेकर अब जेब कतरा तक, मिलता क्या है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को, महिमा जी, इससे? जय हिंद। आप के सवाल का जवाब देने के लिए मुझे इस शेर के अलावा और कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। लालचंद जी, आपने जो बातें कही, जो विश्लेषण किया, उनके उत्तर के तौर पे इन पंक्तियों पर जरा गौर फरमाइएगा कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। अच्छा। अभी आपने और संपादक महोदय ने जो विश्लेषण किया, पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि एक न्यूट्रलिटी होगी उनकी बात करने में, पर बड़ा एक तरफा विश्लेषण लगा लालचंद जी। आपने लंबी फहरिस्त तो जरूर बताई, पर आपने ये नहीं बताया कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के जो उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पेश किए हैं,
उसमें तो पप्पू, उसमें तो मूर्खों का सरदार, उसमें तो उनकी सरकार की शिकायत को लेकर कहीं। देखिए आप सुनिए, मैंने बड़े गौर से आप लोगों को सुना। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आप ये बात उठा रही हैं। बात जो आपकी बड़ी बायस्ड बात थी। अब मेरी बात जरा सुनिएगा। आपने सीधा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस शिकायत को लेकर आप कहीं गए, कोई अदालत, कोई चुनाव आयोग? बिल्कुल सुनिए, आपने जो मैं आरोप लगा रही हूँ उसका बेसिस भी बता रही हूँ, उसका आधार भी बता रही हूँ, उस तरह गौर से सुनिएगा। ठीक है। तो मूर्खों का सरदार, राहु काल, विदेशी गाय, कांग्रेस की विधवा, सूर्पणखा हमारी एक नेता को कहा गया था, विदेशी माता का पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, विदेशी ताकतों का मोहरा बताया गया राहुल गांधी जी को, यहाँ तक हाइब्रिड बछड़ा कहा गया कि ये जर्सी गाय का हाइब्रिड बछड़ा है। अभी हाल में लगभग एक हफ्ता पहले की बात है, शायद 17 नवंबर का बयान है प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि कमल पर ऐसे बटन दबाना कि तुम बटन यहां दबाओ और फांसी वहां लगे। हमारे नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की और चुनाव आयोग को लिखा और ये कहा कि इसके ऊपर तुरंत प्रधानमंत्री देश के जब ऐसी नफरत फैलाते हो तो ये समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं की गई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ब्रीचेस में अभी आपने गुजरात चुनाव की बात की। गुजरात चुनाव में राणिप के अंदर वोट करने गए थे प्रधानमंत्री, 1 किलोमीटर का रोड शो करते हुए। क्या ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था? ठीक है। लेकिन जब बात राहुल गांधी जी की आती है, एकमात्र आवाज आज जो बुलंदी से तानाशाही की ताकतों को चुनौती देती है, तो बहुत जल्दी आलोचना शुरू हो जाती है। पूरी बात आ गई है। बार बार टारगेट किया जाता है, कभी हाइब्रिड बछड़ा बोल करके, कभी पप्पू बोल करके, तो दुखद है आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। आपकी पूरी बात आ गई। एक मंत्री का आपने अभी एक मंत्री बयान बताया, अनुराग सिंह ठाकुर का। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, वही मंत्री। ठीक है, सुनिए, आपकी पूरी बात आ गई है। देखिए आप लगातार हस्तक्षेप करते रहे। बिल्कुल नहीं, आप रखिए जा सकती ना, आप रखिए पूरी बात। ये है, आप मुझे समय निर्धारित कर दीजिए, मैं उतने समय में अपनी बात पूरी करूंगी, पर उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। ठीक है, आप कीजिए, कंक्लूड कीजिए। बिंदु जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। कंक्लूड कीजिए। आधार जो है वो मुझे लगता है कि जरा जनता तक वैसे नहीं पहुंचेगा जैसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपकी बात आ गई। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है ना। आपको अगर लगा कि पीएम ने या बीजेपी के किसी नेता ने कहीं पर कुछ गलत कहा है तो आपने उसकी शिकायत की ना। ठीक उसी तरह से अगर आज राहुल गांधी जी के खिलाफ शिकायत हुई है और उनको नोटिस दिया गया है और हम अगर उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप इस तरह से इल्जाम का क्या आधार हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं। पूछिए। आज तक क्या आपने राहुल गांधी जी को जो नाम बुलाए गए प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं या उनके मंत्रियों द्वारा, उस पर कितनी चर्चाएं की हैं? आपने उसके बारे में कहां पर शिकायत दर्ज की और कहां किनको उन शब्दों को लेकर नोटिस मिला है, मुझे बताइए। आप ये बताइए। नोटिस तो देखिए, हम यही बता रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग को, आप क्या इस बात को सही मानते हैं कि कमल का बटन यहां दबाओ और फांसी उनको वहां मिले? हम ऐसे किसी अपशब्द को सही नहीं मानते हैं, लेकिन यह भी बात है कि चुनाव प्रचार के दौरान आपकी तरफ से भी दूसरी तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइन, उसमें एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। महिमा जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। नहीं लालचंद जी, सुनिए, क्योंकि आप अपनी बात को वहां छोड़ रहे हैं जहां आपका जो विश्लेषण है वो सहयोग देता है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर ये यहाँ पर कह देना चाहती हूँ कि जब हमने चुनाव आयोग को लिखा, हम तो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में लगातार चेता रहे हैं। आज इस देश के अंदर 95% केसेस विदेशी विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही हैं। तो ये सत्य का बखान करती है, ये तथ्य अपने आप में सत्य का बखान करते हैं। चुनाव आयोग को लिखे जाने के बावजूद कमल का बटन यहाँ दबाओ, ठीक है, यानी आप सीधा सवाल वहां पर खड़े कर रही हैं। मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी की बात आ जाने दीजिए। ठीक है, यही मैं जानना चाहता था कि आप संविधान संस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। अमित जी, मैं नहीं कर रही। आपने चुनाव आयोग की बात कही ना कि हमने शिकायत की लेकिन वहां से कार्रवाई नहीं होती। मैं आऊंगा उस पर। अमित जी ये बताइए कि आप इनका आरोप है कि आप भी ऐसी चीजों का जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ये क्या हक है कि जब ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो आप ऐसी चीजों के खिलाफ शिकायत करें या आपत्ति दर्ज कराएं? बताइए अमित जी। देखिए लालचंद जी, पहली बात तो ये है
कि प्रभु जिनको दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ली। और मैं समझता हूँ 2014 के बाद से लगातार देश देख रहा है कि किस तरह राहुल गांधी की मति हर ली गई है। कांग्रेस का पूरे इतिहास में 2014 से लेके अब तक के इतिहास में राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इतनी दुर्गति को प्राप्त हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आप 2014 का चुनाव याद करिए, कांग्रेस की नाम नहीं लूंगा, आप भी समझ जाएंगे और हमारी बहन जी भी समझ जाएंगी। उन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, एक ने चाय वाला कहा। 2014 में ही एक इमरान मसूद करके समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने कहा मोदी जी की बोटी काट डालनी चाहिए। 4 दिन बाद जाके राहुल गांधी पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद मोदी जी गंदी जाति का कीड़ा, अभी दोबारा वापस आए वो कांग्रेस में। रावण, राक्षस, इतनी सारी अगर आपको फहरिस्त बताऊंगा मोदी जी को गालियां देने की, तो आप कुछ चौंकेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह के विचार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कही। मैं आपको बहुत छोटी सी बता दूं, महिमा जी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर दीजिए जवाब। मैं लालचंद जी मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली इन्होंने कहा पप्पू कहा गया। आप चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह, सदन के फ्लोर पर पहली बार राहुल गांधी जी को अगर किसी ने पप्पू कहा तो अधीर रंजन जी ने कहा। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा राहुल गांधी जी को पप्पू मत समझिए। अमित शाह जी उठे सदन में तुरंत उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि सदन के माननीय सांसद के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है। पहली बार सदन के फ्लोर पर अगर किसी ने पप्पू बोला राहुल गांधी को, अधीर रंजन जी ने बोला। आता हूँ महिमा जी, आपके पास भी आऊंगा। कांग्रेस पार्टी को ये लगता होगा कि इस तरह के बचकाने बयान देकर कोई कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊपर उठेगा, राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर उठेगा। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को लोग पॉलिटिशियन नहीं मानते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन नहीं है। मतलब ये मानने की बात है कि कॉमेडियन होते हैं ना तो बहुत कपिल शर्मा के ऊपर बड़ा शो चलता है इनका। ठीक है, लोगों के ये शब्दों का चयन देखिए, बात करता है। ये शब्दों का स्तर, ठीक है। शब्दों की मर्यादा कम से कम हमारे इस बहस में बनी हुई रहे, हमारे सभी के बीच बनी हुई रहे। हाँ, मैंने तो बिल्कुल भी मैंने उनके भी नहीं कहा, मैंने कहा वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। मैं कह रहा हूं कॉमेडियन में गाली तो नहीं है, कॉमेडियन बड़े कॉमेडियन। अब ये लेकिन कहते हैं ना कि भाई अब जब महिमा जी जेब कतरा और कॉमेडियन को एक प्लेटफॉर्म पर ला देती है तो क्या किया जाए, बताइए। नहीं, और एक बात मैं आपको और कहता हूँ लालचंद जी, आप ये बताइए, पनौती शब्द का जो प्रयोग उन्होंने देश के प्रधानमंत्री लिए किया, तो मैं समझता हूँ अमेठी की जनता ने दूर किए पनौती। तो उन्होंने तो पीएम का पूरा फॉर्म समझाया, पी मतलब पनौती, एम मतलब मोदी, पूरी तरह उन्होंने समझाया। मैं वही कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए तो जब से मोदी आए कांग्रेस के ऊपर तो बिल्कुल आप देखिए कि बादल छाए हुए, लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ महिमा जी, आपके पास भी लौटूंगा। महिमा जी आप काउंटर कीजिएगा, महिमा जी जरूर काउंटर कीजिएगा। अमित जी आपके पास भी लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटूंगा। विनोद जी, हाँ आप 10 सेकंड का कुछ बात कहिए। हाँ कहिए। ये शब्द राहुल जी का दिया हुआ कतई नहीं है, ये जनता का दिया हुआ शब्द है। वो तब तक था महिमा जी, वो तब तक था जब तक उधर से किसी ने बोला। लेकिन जब पीएम में पनौती मोदी राहुल गांधी साफ तौर पर समझा रहे हैं तो अब क्या कहा जाए। अब ये बचाव नहीं हो सकता, पीएम को पनौती मोदी कह के वो बता रहे हैं। देखिए ये जनता ने समझाया, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं अपनी बाइट में, राहुल गांधी रैली में बोल रहे हैं। महिमा जी आ रहा हूं आपके पास, मैं यही बता रही हूँ आपको। सुनिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। हमने तो शुरू में बताया ना कि हमने शुरू में बताया हौसलों के बारे में। अब आप जनता की आड़ नहीं ले सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोला है। नहीं है, कोई आड़ लेने की आवश्यकता ही नहीं है हमें न तो आड़ लेने की आवश्यकता है लालचंद जी। आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ। लेकिन पनौती शब्द जो है उसका इस्तेमाल जनता यदि कर रही है, ठीक है, भारतीय जनता आऊंगा अमित जी आपके पास भी आऊंगा, महिमा जी आपके पास भी आऊंगा। जरा मुझे विनोद जी के पास चले दीजिए, मैं आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप दोनों के पास आता हूँ। जनता आखिर हमारे प्रधानमंत्री को पनौती क्यों समझ रही है? ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं विनोद जी के पास, विनोद जी मैं सर पे बिठाकर चल रही है। आ रहा हूँ अमित जी आ रहा हूँ, पूरा जवाब दीजिएगा। विनोद जी, महिमा जी ने बात उठाई, सीधा आरोप लगाया हमारे ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर। आप देखिए महिमा जी के कहने पर एकदम सीधा सवाल हमने अमित जी से पूछा कि नहीं पूछा ना कि भाई आपकी तरफ से भी इस तरह की चीजें आती हैं।
लेकिन फिर भी महिमा जी को अगर आपत्ति है हम लोगों से, तो उस आपत्ति को जरा आप भी दूर कीजिए। गलत, देखिए आप गलत। महिमा जी आप एक मिनट आप सुन लीजिए। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, विनोद जी के भी नजरिए को सुनिए। हाँ मैडम हम लोगों का भी सुन लीजिए जी। तो मैं सीधा ही कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं में एक तरह का जो एक चलन बना है महिमा जी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं कि आते ही सबसे पहले आप लोग एंकर को और पूरे उस न्यूज के जो एनालिसिस है या रिपोर्ट है उसको ही आप बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। हमने आपके सामने में तथ्य रखा है, उस रिपोर्ट को आप माने या ना माने एक आपकी मर्जी है, आप अपना तर्क आपने तो रखा है बिल्कुल। लेकिन आप जब बुलडोज करते करते आप एक तरह से पूरी, जिस तरह से आपने अभी इलेक्शन पे सवाल उठाया, आपने हमारे एडिटोरियल पे सवाल उठाया, आपने सीधे सीधे सवाल ही उठाते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, इस तरह की डिस्कशन नहीं होती है कि आप दूसरे को बुलडोज कर दीजिए और फिर अपनी बात कहते रहिए। महिमा जी एक मिनट आप सुन लीजिएगा, जिसमें आपसे एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है। सुन रही है। 2019 में आपके ही नेता ने, राहुल गांधी ने, जब ये नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, उसका जवाब लोगों ने दिया और सारे लोगों के तरफ से सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ वही चीज़ कि हम चौकीदार, और ये चौकीदार का जो इतना स्लोगन बना कि आप ये सोचिए कि 2019 का नतीजा क्या हुआ। इस पनौती का भी कौन पनौती होगा ये फैसला फिर आपको 2024 में दिखेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल मर्यादा की है। जो बात हम कह रहे हैं, जो बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास तर्क होनी चाहिए। जब आप राहुल गांधी, आपके नेता, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, दोनों के पास आऊंगा, विनोद जी की बात लेकिन जस्ट हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब वो बताते हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल चाइना का है, ये मेड इन चाइना का फोन आप लेके जा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि ये ज्ञान कहां से लाते हैं कि इंडिया अभी नंबर 2 का मोबाइल मेकर है, मेड इन इंडिया। अब सोचिए कि जो मोबाइल के कारोबार में दुनिया के दूसरे नंबर का देश बना है, उसके बारे में अगर आप पब्लिक रैली में बताते हैं कि मेड इन चाइना का फोन आपके हाथ में, 98% मोबाइल आज भारत में बना हुआ इस्तेमाल हो रहा है। जो आप ये बताते हैं कि जेब कतरा आपका पैसा कैसे काटता है, एक जेब कतरा आपको भरमाता है और दूसरा जेब काट लेता है, ये आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? क्या आपने देश की जनता को इतना महामूर्ख समझ लिया है? ठीक है, अब महिमा जी जो ये बात करते जाएंगे और जनता उसको मानती रहेगी, जनता इसका जवाब देती है। हमको, मेरे से क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम राहुल गांधी जो बात का उसको हम एक तरह से ऐसे डिटो करते हुए आपके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? सही बात है, जब फैक्चुअल बात होगी उसी पर बात बढ़ा सकते हैं। ये आप मेरे से सुनना चाहते हैं? महिमा जी का जवाब। कोई भी आदमी जब अपनी बात को अपने तर्क से रखता है, उस बात को कम से कम आपको नहीं, आपको लगे कि आप उसको सेकंड करेंगे, तो कम से कम उसको बुलडोज मत कीजिए, काउंटर कीजिए। बुलडोज नहीं कीजिए, काउंटर कीजिए। महिमा जी काउंटर कीजिए। मैं आऊंगा, अमित जी आपके पास भी आऊंगा। बुलडोजर पे तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब कुछ है, यहाँ तक कि वो बुलडोजर जस्टिस पार्टी बन चुकी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। खैर, अभी देखिए, अभी मेरे बड़े धैर्य से सुना, इसलिए मुझे आप 1-1.5 मिनट बिल्कुल एकदम आराम से बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुनिए, अभी एक शब्द का प्रयोग हुआ कि रिपोर्ट में आपने क्या दिखाया। रिपोर्ट आप लोग जर्नलिज्म में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम भी समझते हैं, रिपोर्ट वकालत में भी हमें करना पड़ता है। रिपोर्ट के 2 पक्ष होते हैं, आप उसमें दोनों पक्षों की बात के तथ्यों को रिपोर्ट करते हैं। आप अपनी रिपोर्ट को खुद सुनिएगा वापस जाके और ये बताइएगा कि क्या उसमें कहीं पर लगे हमें कोई सवाल कहीं पर भी नहीं। आप बीजेपी से सवाल कीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आज की रिपोर्ट हमारी इस बात पर है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है। चैनल पर माफी मांग लीजिए, फायदा नहीं है। मैं तो आपके चैनल पर अतिथि चर्चा में आप मेरे नहीं हस्तक्षेप करेंगे। फायदा क्या होगा बताइए आप मेरे को। अमित जी आपके पास आऊंगा। अमित जी आपके पास आऊंगा। महिमा जी एक क्लैरिफिकेशन कि आज की रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग की नोटिस पर है। इस चर्चा का जो लेखा जोखा है वो ये हो जाएगा कि आप लोग जो है अपनी बात रखते रहेंगे, मेरे अफसर में भी अपनी रखते रहेंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है आपके दर्शकों को खुलकर कहिए। सुनिए, बिल्कुल खुलकर कहेंगे। आप अवसर तो दीजिए जरा, बिना हस्तक्षेप किए। हम तो खुलकर कहने को बैठे ही हैं। आप ये सुनिए कि 2 पक्षों की बात, तथ्यों की बात रिपोर्ट में आनी चाहिए। और आपकी रिपोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार, कभी एक भी बार का वर्णन नहीं था कि उन्होंने कभी कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हों। तो पहली बात तो आपकी रिपोर्ट न्यूट्रल नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, इसे कोई भी विश्लेषक
कहेगा। दूसरी बात ये कि अभी आपने बोला कि तथ्य राहुल जी कहां से लाते हैं, वो तथ्य जहां से भी लाते हैं, कम से कम दरभंगा में एम्स बन गया है, मोदी जी की तरह से देश को झूठ तो नहीं परोसते हैं। आप पूछा कि क्यों वो बताते हैं कि जेब कतरा वाली बात, वो बिल्कुल सही बताते हैं और वो जनता देख रही है। आप ये देखिए कि आज आपके फोन के बिल हों, आज आपके बिजली के बिल हों, उसमें नाना प्रकार के सेस और टैक्सेस, एक काउ टैक्स लग गया है, एक पंचायत सेस लग गया है, ये बड़े अलग अलग तरीके से, जिसका कोई विवरण कहीं जनता को कभी दिया नहीं जाता। कितने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज अडानी को बेचे जा रहे हैं। आपकी बात आ गई। संपत्ति वो नहीं, सुन लीजिए, वो सब कुछ संपत्ति जो इस देश में कांग्रेस ने बनाकर विरासत के में सौंपी 2014 में भाजपा को वो सारा कुछ अपने मित्रों को बेचते जा रहे हैं। अब मुझे बीजेपी वाले, अब मुझे अमित जी के पास जाने दीजिए। लालचंद जी, दूसरी बात, पीएम केयर्स फंड नाम का एक फंड हमारे मोदी जी, मैं आ रहा हूं अमित जी, आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पीएम केयर्स फंड चलाया, आज जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं नो डेटा अवेलेबल। तो ये नो डेटा अवेलेबल अलायंस है, ये बुलडोजर। अमित जी के पास मुझे जाना है। पूरा 1.5 मिनट से अधिक, पूरा 1.5 मिनट से अधिक आपकी बात आई, वो आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, अब मुझे अमित जी के पास जाने दीजिए काउंटर के लिए। अमित जी के पास जाने दीजिए। और ये बात भी है महिमा जी, जनता ने ये भी देखा है, जनता ने ये भी देखा है कि किस तरह से बिजनेसमैन से सवाल लेकर के संसद में अडानी 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 नेता करते हैं। ये भी देखा है जनता ने। आप भी मोदी जी के जवाब देता हूं, बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है अमित जी, सवाल पूछा, क्या आपकी रिपोर्ट के अंदर मैंने तो सवाल पूछा है, आपकी रिपोर्ट में था क्या? अमित जी, आप बता दीजिए। अमित जी बीच में बोलती रहेंगी कांग्रेस की। ठीक है, अब अमित जी की बात आ जाने दीजिए। अमित जी की बात, अमित जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से उन्होंने पीएम का नाम लेकर, जिस शब्द जी ने बिल्कुल भी राहुल गांधी जी का नाम लेकर किसी तरह से मूर्खों का सरदार नहीं कहा। कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं प्रेरणा से मान लिया कि अगर मूर्खों का सरदार कहा है तो राहुल गांधी जी के लिए कहा गया होगा। पहली बात आपको बता। दूसरी बात, देश के अंदर, अरे मैं अपनी बात का पूरा जवाब देता हूं, सुन लीजिए। अब इनकी बात भी सुन लीजिए। आपकी बात को बिल्कुल बिना किसी बाधा के सुनी गई ना, इनकी भी सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिना बाधा के नहीं सुनी गई। विनोद जी ने भी हस्तक्षेप किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी हस्तक्षेप किया। आप मेरी बात सुनिए जी, आप ये करेंगे हमने संक्षेप में रखिए अमित जी। अडानी के पेट में जा रहा है, मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी जी जमानत पर है, सोनिया गांधी जी जमानत पर है। नेशनल हेराल्ड का जो केस चल रहा है वो 2013 में कोर्ट के संज्ञान से चालू हुआ, और दोनों जमानत पर है। संपत्ति बैठे हुए बीजेपी के शासनकाल में इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपको बात में अच्छा, चलिए विषय पर रहिए। विषय जो है वो बदजुबानी का है, विषय बदजुबानी का है, उसी पर हम लोग रहते हैं। जी मैं एक मिनट, लालचंद जी एक मिनट मेरी बात को पूरा दीजिए। इन्होंने कहा हमने ये किया देश के लिए, आपने अगर कुछ किया होता देश के लिए 11 किलोमीटर पटे सड़क बनती थी। मोदी जी का आने के बाद 37 किलोमीटर पटे सड़क, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलता है, देश भर की फैक्ट्रियां। चलिए फिलहाल ये जरूर हम कहेंगे कि ये बदजुबानी जो है अभी चुनाव आयोग की नजर में है। चुनाव आयोग ने जब इस पर जवाब मांगा है तो अब राहुल गांधी वहां पर जवाब देंगे। कुछ नहीं किया। ठीक, और फिर आप ये बताइए, आपके देश, आपकी पार्टी के नेता भारत के बाहर जाके पाकिस्तान से जाके सहायता मांगते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया फिलहाल के लिए, अब समय की कमी है। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, महिमा जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक में क्या डीके शिव कुमार को बचाने की तैयारी कर रही है सिद्धारमैया सरकार।